तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए काव्य का एक वीडियो जो कि मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको काव्य का पूरा निचोड़ बताने वाला हूं। पूरी तरह से मैं एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। जीरो से हीरो बनाने का काम आज हम करने वाले हैं। पूरे 100% इस तरह से आपको समझा दिया जाएगा कि ना तो आपका ऑब्जेक्टिव गलत होगा और ना ही आपका 2 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा। 10th से लेके 12th क्लास के और 9th क्लास में हर एक एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और इसके अलावा भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी जहां पे आती है वहां पर ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी आप चाहें तो हमारे इस नोट्स को आसानी से गेट कर सकते हैं। टेलीग्राम और अदर जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से आसानी से जाकर लॉग इन कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा काव्य। और ये काव्य बोध से लिया गया है जो कि लगभग लगभग 2 नंबर का है, जिसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो 10th और 12th क्लास में बन जाते हैं। जीरो से हीरो आपको बनना है, बनाना हमें है। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें आपके। बस आपको ये वीडियो लेक्चर बढ़िया तरीके से आसानी से देख लेना है। ऑब्जेक्टिव भी यही करा दूंगा और क्वेश्चन भी यही करा दूंगा, सब यही करा दूंगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उससे संबंधित वो चीजें यहां हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले काव्य की परिभाषा याद कर लीजिए। काव्य किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, काव्य किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। पहले आपकी एक डेफिनेशन आपको मैं याद करवाऊंगा, उस डेफिनेशन को पहले आप पढ़ लीजिएगा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। पहले ये याद करिएगा, है ना। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल आराम से याद रखिएगा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। फिर से रिपीट करते हैं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप डीपली समझिएगा। स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, स्वरूप के आधार पर काव्य के 2 भेद होते हैं। स्वरूप के आधार पर देखें तो काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक अपन देखेंगे पहले नंबर पे, एक होगा आपका श्रव्य काव्य, ठीक है ना। स्वरूप के आधार पर देखें तो समझे तो क्या लगेगा, काव्य क्या होता है? काव्य 2 होते हैं, है ना। काव्य 2 होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य, है ना। दृश्य काव्य मैंने डिटेल नहीं करा है, पेपर में नहीं पूछता, लेकिन आप याद रखिएगा, एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है आपका दृश्य काव्य। ये आपको 2 नाम याद रख लेना है, ठीक है। पूरी डिटेल में बता रहा हूं आपको, सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगा। स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो स्वरूप के आधार पर काव्य के 2 भेद होते हैं। एक सर ने बताया है श्रव्य काव्य और एक सर ने बताया है दृश्य काव्य। ये बात तो खत्म हो गई। अब आप लोग आगे बढ़ जाइए ना, मैं यहाँ पे डिटेल में लिखता हूं काव्य के भेद, है ना। काव्य के भेद बताए सर ने, तो काव्य के 2 भेद बताए हैं। एक बताया है श्रव्य काव्य और एक सर ने बताया है दृश्य काव्य। ये बात आपने याद रख ली, क्लियर हो गई बात। अब आप समझिएगा कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं। एक होगा आपका प्रबंध काव्य, एक होगा आपका प्रबंध काव्य और एक होगा आपका मुक्तक काव्य, है ना। एक होगा प्रबंध काव्य, एक होगा मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के भेद में आएंगे, है ना। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होंगे, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो लिख देना, श्रव्य काव्य के भी 2 भेद है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ठीक है। अभी और डिटेल में जाऊंगा, समझते जाना। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद है, एक हो गया है आपका प्रबंध काव्य और एक हो गया आपका मुक्तक काव्य। ये बात आपको याद रखना है, ये स्वरूप के आधार पर मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अब आगे की बात हम करें, शैली के आधार पर भी देखें तो शैली के आधार पर भी काव्य के अलग अलग भेद है ना। देखो, शैली के आधार पर बात करते हैं तो काव्य के भेद होते हैं पद्य, गद्य और चंपू काव्य। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखो शैली के आधार पर कितने 3 प्रकार होते हैं। शैली के आधार पर और स्वरूप के आधार पर कितने 2 प्रकार होते हैं। स्वरूप के आधार पर 2 प्रकार कौन कौन से, ये डिटेल अलग लिख दी है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक हो गया प्रबंध काव्य और एक हो गया मुक्तक काव्य। अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सब समझ में आएगा, है ना।
अब बात करते हैं कि प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रबंध काव्य के भी अलग अलग भेद हैं, ये आपके सामने लिखे, ठीक है ना। प्रबंध काव्य के भेद कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका महाकाव्य, एक हो जाएगा महाकाव्य, एक हो जाएगा खंड काव्य, और एक हो जाएगा आख्यानिक गीतिका, है ना, याद रखोगे, एक हो जाएगा आख्यानिक गीतिका। ये बातें आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। ये आपके प्रबंध काव्य के भेद हो गए। एग्जाम में पूछ ले कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से तो 2 भेद होते हैं, लेकिन 3 लिखिएगा, ठीक है, ये भी हो गया। मुक्तक काव्य की बात करें तो मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गय मुक्तक। ये बात भी बढ़िया तरीके से याद रख लीजिएगा। एक बार डिटेल बताऊं फिर से, क्या बोल रहा था मैं? काव्य की परिभाषा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। परिभाषा किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है। स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। स्वरूप के आधार पर पहला वाला भेद देखा जाए तो श्रव्य काव्य होता है, दूसरा भेद देखा जाए तो दृश्य काव्य होता है। शैली के आधार पर काव्य के 3 भेद होते हैं, एक पद्य काव्य, एक गद्य काव्य और एक चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है? जहां पे पद्य और गद्य दोनों एक साथ आ जाते हैं, वहां चंपू काव्य हो जाता है। क्लियर हो गई बात? शैली के आधार पर मैंने 2 प्रकार बताए थे, एक होता है आपका श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। जिस काव्य को सुना जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, और जिस काव्य को देखा जाता है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के भी कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतिका। और मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं, एक पाठ्य मुक्तक और एक गय मुक्तक। पाठ्य मतलब पढ़ने वाला, गय मतलब गाने वाला। ये बातें आपको डिटेल में याद होना चाहिए थी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा? पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो सुन लो। 4 क्वेश्चन बताऊंगा, पेपर में गारंटी है मेरी, चारों में से ही आ जाएगा, है ना। 4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, यहाँ पे कलर बना देता हूं, देखिएगा। एक कर लो महाकाव्य, रट दो महाकाव्य कर लो, एक खंड काव्य कर लो, एक प्रबंध काव्य कर लो और एक मुक्तक काव्य कर लो। बाकी कुछ नहीं पढ़ना, बाकी सब ऑब्जेक्टिव के लिए बताया था मैंने, जो बताया था। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, पहला क्वेश्चन। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर, दूसरा क्वेश्चन। महाकाव्य की विशेषताएं, महाकाव्य के 2 कवियों के नाम। खंड काव्य की विशेषताएं, खंड काव्य के 2 कवियों के नाम। और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा पेपर में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, पूरा पेपर यही रखा जाए। देख लो, कोई से भी साल का उठा लो, ये नीले जो बॉक्स बनाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। आगे बढ़ता हूं, अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी तो आगे सुनिएगा। अब अपन मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि प्रबंध काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य आया कहां से है, प्रबंध काव्य आया कहां से है। तो भाई साहब अभी हाल पढ़ के आए हैं, प्रबंध काव्य कहां से आया है? प्रबंध काव्य आया है यहां से, प्रबंध काव्य आया है यहां से, ठीक है ना। अपन ने काव्य के भेद पढ़े थे, श्रव्य काव्य पढ़ा था, श्रव्य काव्य में आ जाएगा। दृश्य काव्य की बात करेंगे तो वो आएगा रूपक और उपरूपक, है ना, ये दृश्य काव्य में आ जाएंगे, जो कि एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। तो फिलहाल हम यहीं पे बात कर लेते हैं। प्रबंध काव्य कहां से आया है? तो यहां से आया है, श्रव्य काव्य से आया है। चलिए अपन पढ़ते हैं प्रबंध काव्य को क्या लिखा है। प्रबंध काव्य वह रचना होती है जिसमें कोई एक कथा क्रमबद्ध रूप से गठित हो। देखो नाम से प्रबंध मतलब प्रबंध, मैनेजमेंट हो जाए किसी चीज का प्रबंध काव्य वह रचना होती है जिसमें कोई एक कथा क्रमबद्ध रूप से गठित हो और उसमें तारतम्य बिल्कुल भी न टूटता हो, प्रबंध काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य वह रचना होती है जिसमें कोई एक कथा जो होती है वो क्रमबद्ध रूप से गठित होती है और बीच में तारतम्य नहीं टूटता, प्रबंध काव्य कहलाता है। 3 इसके आपको नाम याद रखना है, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतिका। वैसे तो इसके और भी भेद होते हैं, लेकिन आप लोगों को यही याद रखना है। क्लियर बात हो गई? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतिका। सर पेपर के लिए कौन सा पढ़ना है? तो पेपर के लिए सिर्फ ये पढ़ लो, आपकी गारंटी है, मेरी गारंटी है, आप लिख के आओगे। और मैं इतना बोल रहा हूं, पेपर में पूरे इसी में सही आएगा। महाकाव्य, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्य के कवि के नाम और उनकी रचना लिखिए, ये महाकाव्य वाला टॉपिक हो गया। महाकाव्य की बात करते हैं, ऐसा काव्य जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य क्या है? ऐसा काव्य जिसमें नायक के जीवन के संपूर्ण भाग का वर्णन होता है उसे क्या कहेंगे? हम महाकाव्य कहेंगे। पूरे जीवन का वर्णन हो जाए। महाकाव्य के 3 कवि, तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी और मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत हो गई।
तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी और मैथिली शरण गुप्त की रचना याद रखेंगे साकेत हो गई। ये महाकाव्य कंप्लीट हो गया। पेपर में अगर महाकाव्य की विशेषताएं पूछ ले तो मन से बना दो, पहली लाइन तो यही लिख दो कि ऐसा काव्य जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का व्यापक चित्रण होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य में सभी रसों का समावेश होता है और इसमें नायक के जीवन के सभी उज्जवल पक्षों का वर्णन भी किया जाता है। सर आपने इतने अलग ऑथेंटिक टाइप की क्यों बना ली? देखो हमको है ना लिख के इस तरह से आना है कि हमें पूरे नंबर मिले, है ना, हमको है ना पागल नहीं बनाना बोर्ड वाले को। चलिए आगे हम बात करते हैं खंड काव्य किसे कहते हैं ना। खंड काव्य सेम इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। ऐसा काव्य जिसमें नायक के जीवन के किसी एक भाग का व्यापक चित्रण होता है। खंड काव्य, खंड काव्य उस रचना को कहते हैं जिसमें नायक के जीवन के किसी एक भाग का वर्णन किया जाता है, खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य के कवि एक सुदामा चरित रचना याद रखो नरोत्तम दास ने लिखी है और मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी और जयद्रथ बध याद रखेंगे आप, है ना। ये बात हो गई खंड काव्य की। आगे की हम बात करते हैं खंड काव्य की विशेषताएं क्या बनेंगी, तो वही विशेषताएं ऊपर से उठा के ला रहा हूं। ऐसा काव्य जिसमें नायक के जीवन की किसी एक भाग का चित्रण होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। इसमें नायक के जीवन के आदर्शों की अभिव्यक्ति की जाती है, मतलब सारे तथ्यों को तो नहीं लेकिन आदर्श तथ्यों को बताया जाता है। खंड काव्य में किसी एक विशेष रस का ही प्रयोग किया जाता है। अगर पेपर में आपसे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूछ लेता है तो आप लोग पहले तो परिभाषा ही लिख दो, अच्छे बड़े बड़े पॉइंट लिखना ताकि ज्यादा नंबर मिले, ठीक है। ऐसा काव्य जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन हो महाकाव्य। ऐसा काव्य जिसमें नायक के जीवन के किसी एक भाग का वर्णन हो खंड काव्य हो गया। इसमें नायक के जीवन के सभी उज्जवल पक्षों का वर्णन होता है, सभी का। इसमें नायक के जीवन के सिर्फ आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। महाकाव्य विस्तृत होता है, खंड काव्य सीमित मतलब छोटा होता है। महाकाव्य में सभी रसों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में एक ही रस का प्रयोग होता है। महाकाव्य में 8 से भी अधिक भाग सर्ग होते हैं, खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त का साकेत और यहां लिख देना मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी। दोनों सेम सेम ले लिया है मैंने यहाँ पे, पूरे 3-4 पॉइंट बना देना, मजा आ जाएगा पेपर में, ठीक है ना। अब एक और टॉपिक है आपका, मैं बताता हूं, मुक्तक काव्य पढ़ लेना चाहिए आपको। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं सुनिएगा। ऐसा काव्य जिसमें एक अनुभूति, एक भाग और एक ही कल्पना का चित्रण हो मुक्तक काव्य कहलाता है ना। यहां पे अपन को लिखना पड़ेगा इसलिए बता देता हूं मैं। ऐसा काव्य जिसमें एक अनुभूति, एक भाग और एक ही कल्पना का चित्रण होता है उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें एक अनुभूति, एक भाग और एक ही कल्पना का चित्रण हो मुक्तक काव्य कहलाता है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है और ये एक ही छंद में पूरा हो जाता है। पेपर वाला अगर आपसे पूछ ले मुक्तक काव्य के उदाहरण तो बिहारी सतसई के दोहे याद रखो और कबीर की साखी याद रखो, ये मुक्तक काव्य के उदाहरण है। मैंने अभी बताया था मुक्तक काव्य कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, एक पाठ्य मुक्तक और एक गैर मुक्तक। सिर्फ नाम याद रखो, ऑब्जेक्टिव पर्पस से काम आएगा। एक लास्ट और एकदम फाइनल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। तो प्रबंध काव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, मुक्तक काव्य में एक विशेष छंद का प्रयोग किया जाता है। प्रबंध काव्य की कथा बहुत विस्तृत होती है, मुक्तक काव्य की कथा सीमित होती है। प्रबंध काव्य में अनेक रस का प्रयोग होता है, मुक्तक काव्य में एक ही रस का प्रयोग होता है। प्रबंध काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, मुक्तक काव्य में एक ही सर्ग होता है। प्रबंध काव्य का उदाहरण रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है, मुक्तक काव्य का उदाहरण बिहारी सतसई जो है वो आपको याद रख लेना है। अगर पेपर वाला आपसे मुक्तक काव्य की विशेषताएं पूछ ले तो यही लिख देना, प्रबंध काव्य की विशेषताएं पूछ ले तो यही लिख देना। और एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था अभी इंपॉर्टेंट है, चंपू काव्य किसे कहते हैं, जो कि शैली के आधार पर आता है। तो पद्य और गद्य की मिश्रित रचना है ना, पद्य और गद्य की मिश्रित रचना ही क्या कहलाती है, चंपू काव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सिद्धराज प्रसिद्ध चंपू काव्य है, 100% ऑब्जेक्टिव बनेगा। मैथिली शरण गुप्त की द्वारा रचित रचना सिद्धराज जो है वो प्रसिद्ध चंपू काव्य है। इसके अलावा भी अगर आपको हमारी और लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। एक छोटा सा काम करने की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हिंदी में बहुत ही शानदार नंबर आने वाले हैं। सारी प्लेलिस्ट को देख डालो। 10th और 12th क्लास के जो भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सभी देखें। एग्जाम के टाइम पे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, वो देखना बिल्कुल मत भूलना। और सारी चीजों के लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़े रहिएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।